हाय गाइस, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत को लेकर कि संस्कृत को कैसे टैकल किया जाए। बीएमएस फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन ले रहे हो उस समय बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि यार संस्कृत को कैसे टैकल किया जाए। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है संस्कृत। इससे पहले मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है। मैं सीबीएसई बोर्ड से, कोई आईसीएसई बोर्ड से है, कोई अदर बोर्ड से है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि सर मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है तो मैं कैसे इसको कर पाऊंगी। तो इसके रिलेटेड आज का ये वीडियो है, कैसे आपको संस्कृत फर्स्ट ईयर में टैकल करना है, कैसे आपको सिलेबस को कवर करना है और क्या इतना टफ भी है बीएमएस फर्स्ट ईयर में संस्कृत। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बीएमएस में एंटर करते हो, मतलब अगर आप एडमिशन लेते हो, तो सबसे पहले क्या करना, जितने भी सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबकी प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी सिलेबस आपको पढ़ना है ना, वो प्रिंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। आपको कहीं आउट बाहर नहीं जाना है। बहुत सारे बुक्स आएंगे मार्केट में अब होंगे जो कि आपको संस्कृत की बुक तो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उसमें आउट ऑफ सिलेबस की बुक बहुत सारी चीजें होंगी और आपके कंफ्यूजन हो जाएगा क्या क्या पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। ऐसे बहुत सारे बुक्स होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको संस्कृत का सिलेबस निकाल लेना है। संस्कृत का सिलेबस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हमेशा उस टेलीग्राम चैनल पे हमने क्या किया है कि जितने भी बुक्स है, जितने भी पीडीएफ्स है, नोट्स है, वो सारी चीजें उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखते हैं। बीएमएस फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर, सारे बुक्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बीएमएस हैंड नोट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है ना कि आपका जो संस्कृत है, दो पेपर होने वाले। एक तो पेपर वन में आपका क्या है, आपका 100 नंबर का पेपर होगा पेपर वन, और पेपर टू भी आपका 100 नंबर का होने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पेपर वन जो आपका 100 नंबर का होगा, पेपर टू 100 नंबर का होंगे। इसमें क्या है, आपका उसके बाद प्रैक्टिकल भी होंगे और वाइवा होंगे। इसका 75% आपका प्रैक्टिकल का नंबर होगा, 10 नंबर इलेक्टिव का, और 15 नंबर जो होंगे इंटरनल असेसमेंट का होगा। मतलब कि 15 नंबर आपके कॉलेज वाले देंगे, 10 नंबर इलेक्टिव कोर्स का होगा और 75 नंबर वाइवा के होने वाले हैं। ये टोटल आपका जो सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको पेपर में तैयारी करके जाना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पेपर वन और पेपर टू दोनों मिलाकर 200 नंबर के होंगे, और इन दोनों को मिलाकर टोटल मिलाकर आपको 50% नंबर आपको लाने हैं। इसका मतलब कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा प्रैक्टिकल में भी 100 नंबर का होंगे, इसमें भी आपको 50% ला दें। इसका मतलब कि 50 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अगर आपने इसमें 50% लिया है, मतलब कि 100 नंबर लेके आए, तो और यहाँ पे आपका 50 नंबर से कम है, 45 नंबर, अगर इसमें फेल हो गया और इसमें पास है, तो दोनों पेपर फिर से देना पड़ेगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए। इसके रिलेटेड मैंने भी एक वीडियो पहले बना रखा है, वो आप वीडियो देख सकते हो। कितना सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बुक्स है और कितना पेपर होता है, कितने नंबर के पेपर होते हैं, इलेक्टिव नंबर कितने के होते हैं, और कितने नंबर पे बैक लग जाती है, कितने ईयर बैक कब लगती है, सब्जेक्ट वाइज बैक कब लगती है, ये सारी डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया, उसको देख सकते हो। फिलहाल मैं संस्कृत को कैसे टैकल किया जाए इसके बारे में मेनली फोकस करूंगा। यहाँ पर आपको सिलेबस पता चल गया, आपको ये सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है कि यहाँ पर किस चैप्टर से कितने लेक्चर होने वाले हैं, कितना मार्क्स का आएगा, वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन है। ये संस्कृत का सिलेबस है, जिसमें कि पेपर फर्स्ट आप देख सकते हो, संस्कृत का पहला चैप्टर है संस्कृत वर्णानम, महर्षि सूत्राणी, उच्चारण स्थानानी, बाह्य प्रत्यनानी, अभ्यंतर प्रत्यनानी। ये सारे आपका टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक दे रखा है, उसके जस्ट पहले दे रखा है कितने मार्क्स आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। इसका लेक्चर कितना होगा, 3 लेक्चर का होगा। नॉन लेक्चर कितने होंगे, 10 होंगे। इसी के साथ साथ इसके लास्ट में ब्लूप्रिंट भी दे रखा है कि किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आएंगे, किस क्वेश्चन, किस चैप्टर से शॉर्ट आंसर आएंगे, किस चैप्टर से एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे। वो सारी चीजें इसी के लास्ट में दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ब्लूप्रिंट है उसको भी आपको कॉपी प्रिंट करके रखना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि उसी के बेसिस पे ना क्वेश्चन बनते हैं, और उसी के बेसिस पे ये आपका ब्लूप्रिंट, जहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपका पेज नंबर 42 पे है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये आपका ब्लूप्रिंट में फर्स्ट चैप्टर देखिए, ये आपका 5 नंबर का आएगा। एमसीक्यू 5 बनेंगे इस चैप्टर से, ओनली एमसीक्यू आएंगे। इसका मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे। इसके अलावा सेकंड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एमसीक्यू 5 आएंगे और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर
एमसीक्यू नहीं आएंगे, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऐसे आएंगे और वो 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन एक आएंगे और 5 मार्क का होगा। कोई भी टॉपिक हो सकता है। टॉपिक आप देख लो, उपसर्ग, उपसर्ग क्रिया, क्रिया योगे, ये उपसर्ग का डेफिनेशन है। इसी को आपको याद करना है। ऐसा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सिलेबस में जितना चीज है ना, अगर आपको सिलेबस भी याद हो गया ना, तो आप यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू का ही सॉल्व कर दोगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है एमसीक्यू का जो कि इसी सिलेबस में ही मेंशन है। बहुत डिटेल में सिलेबस दे रखा है। अगर आप सिलेबस देखो ना, 52 पेज का है ये, 52 पेज का सिलेबस है। तो यहाँ पर हर एक चीज डिटेल में मेंशन किया है, मतलब एक पूरी बुक है। आपको जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे पूरी बुक होगी है। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लूप्रिंट में क्या है कि इस ये चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ पर आप लॉन्ग आंसर नहीं आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे मात्र 5 नंबर का। इसके बाद आप कुछ चैप्टर हाउस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 15 मार्क्स का आएगा। इसमें से एक लॉन्ग आंसर, इसमें से शॉर्ट आंसर। तो अच्छा, वेटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर कारक आपका वेटेज वाइज 15 नंबर का है, संधि भी आपका 15 नंबर का है, और समाज भी 15 नंबर का है। कुल मिला के ये 45 मार्क्स का तो आपका फर्स्ट पेपर में यहीं से बन रहा है, 3 चैप्टर। बाकी चैप्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे 10 10 मार्क्स का है। इसमें कोई एमसीक्यू नहीं आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे। ऐसे ही आप धातु रूप में भी देख सकते हो, ये भी 10 नंबर का है। इसमें भी कोई एमसीक्यू नहीं आएंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ये हमने डिटेल बात की है कि सिलेबस इस तरह से रहेगा। तो आप अब हम आपको बताएंगे टैकल कैसे किया जाए। तो सिलेबस को पहले प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपके पास पेपर पेपर 1 का कितना क्वेश्चन का, मतलब कि किस चैप्टर से किसका क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा एमसीक्यू बनेगा, कौन सा लॉन्ग आंसर बनेगा, वो प्रिपेयर करना है। इसके बाद सेकंड पेपर 2 में भी आपका पार्ट ए पार्ट बी है, वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, पार्ट ए पार्ट बी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पार्ट ये संस्कृत का लेक्चर है, जिसमें कि आप देख सकते हो निरुक्ति, पर्याय, और इसके बाद आयु, शरीर, मन, अग्नि, जल, वात, पित्त का यहाँ पर ये देख सकते हो। इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है, परिभाषा। पहला चैप्टर निरुक्ति से आएगा, निरुक्ति टॉपिक रहेगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक परिभाषा बतानी, और तीसरा चैप्टर अन्वय लेखन। और चौथा जो चैप्टर होगा आपका, चौथा चैप्टर क्या है, पंचतंत्र की कहानी। ये कहानी की बुक है, 5 कहानी रहेगी, आपको ये याद करने। अब आप पेपर 2 में ओनली आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन रहेगा। इसमें 20 नंबर का एमसीक्यू रहेगा। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 20 नंबर का एमसीक्यू होगा पेपर 2 में, पार्ट 2 में। इसको रट्टा आपको पूरा एमसीक्यू तैयार करना है। एमसीक्यू तैयार करके आपको पूरा, मतलब कि पेपर 2 का जो मेनली सेकंड पार्ट है उसमें से एमसीक्यू ही तैयार करना है, बाकी कुछ भी तैयार नहीं करना। बाकी पार्ट ये से जितना भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पार्ट 1 में निरुक्ति से 15 मार्क्स का आएगा, और बाकी सेकंड चैप्टर से 20 मार्क्स का, थर्ड चैप्टर से आपका 30 नंबर का आएगा। देख सकते हो, तो ये आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। पेपर संस्कृत में मेनली श्लोक पढ़ने होंगे। फर्स्ट चैप्टर जो होगा मेनली आपको महर्षि सूत्र याद करना पड़ेगा। महर्षि सूत्र क्या क्या है। इसके बाद वेटेज वाइज बात करें तो संज्ञा, कारक, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी चीजें आपको वेटेज वाइज क्वेश्चन आंसर रहेंगे। अब मैं आपको संस्कृत का अब हम संस्कृत के हर एक चैप्टर का थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू देंगे कि कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको किस पर टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को लर्न करने हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आप लोगों के मन में एक डाउट तो कॉमन रहता ही है कि यार संस्कृत पढ़ना ही क्यों है? हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पर संस्कृत पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है? हमें कोई महर्षि बनना थोड़ी ना, ऋषि-मुनि बनना थोड़ी ना है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में यही रहता है। तो मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट हमारे पास हैं, आयुर्वेदा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी संग्रह लिखे गए, वो सारे के सारे संस्कृत में लिखा गया है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ोगे तो इन ग्रंथों को आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कि चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है, वाग्भट का लिखा हुआ अष्टांग संग्रह है, माधव निदान है। ये सारे के सारे जो है संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत एक प्राचीन ग्रंथ है, ये देवताओं की भाषा है, ये देवताओं की भाषा है। ये महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत की उत्पत्ति की है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, संस्कृत पढ़ना इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी श्लोक्स होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो ज़्यादातर श्लोक पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे एग्जामिनर, ज़्यादातर श्लोक पे फोकस करते हैं। जब भी आप श्लोक लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। और एआईपीजीटी का एग्जाम होता है ना, उसमें भी ज़्यादातर श्लोक का यूज़ किया जाता है, और श्लोक के बेसिस पे ही आपको श्लोक दे रखेंगे। उसके बाद कहेंगे ये किसका सिम्टम है, तो आपको श्लोक पढ़ के ही उनका सिम्टम पता होना चाहिए। श्लोक अगर आप पता होगा, आपका श्लोक का अर्थ पता होगा, तभी आप बता पाओगे कि ये इसका
कॉजिंग एजेंट है या फिर ये डिजीज कॉज करने वाला सिम्टम है ये। तो बहुत सारी चीज़ें आपको संस्कृत में ही पढ़नी पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये भी जो संस्कृत सब्जेक्ट है ओनली फर्स्ट ईयर में पढ़ने, इसके बाद सेकेंड थर्ड क्रॉप में आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ है संस्कृत। संस्कृत में क्या है कि अष्टाध्यायी में जो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी का ग्रंथ की रचना की, जिसमें 8 चैप्टर है। आपको पता है अष्टाध्यायी से पता चल रहा है 8 चैप्टर है, हर चैप्टर का 4 पार्ट है, तो टोटल 32 चैप्टर हो जाएंगे। और इसी का छोटा शॉर्ट में क्या किया है, भट्टिज दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी पढ़ा है, लिखा है। उसी को और छोटा किया है महर्षि भरद्वाज ने, जो कि भट्टिज दीक्षित का शिष्य है, जिसको लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से लिखा गया है। इस लघु सिद्धांत कौमुदी को ही आप लोग पढ़ोगे बीएमएस फर्स्ट ईयर में। इसमें सबसे पहले आपको महर्षि सूत्र पढ़ने होंगे। महर्षि सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका संस्कृत का एबीसीडी है। इसी को पढ़ोगे तभी आपको पूरा संस्कृत समझ में आएगा, इसको याद करने पड़ेंगे। महर्षि सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको बता दूं। महर्षि पाणिनि जी है, जब शिव जी डमरू बजा रहे थे, डमरू बजाते टाइम वो हर बार जब डमरू बजा रहे थे उसमें अलग अलग ध्वनि निकल रही थी। तो महर्षि पाणिनि जी ने उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद हर जब भी डमरू बजा रहे थे उनको अलग अलग 14 बार डमरू बजाए तो 14 बार अलग अलग ध्वनि सुनाई दी। तो उसी को महर्षि पाणिनि जी ने महर्षि सूत्र में लिखा गया है। तो ये सारे सूत्र है, महर्षि सूत्र आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपका सूत्र है, इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा, मैं याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं संस्कृत को कैसे पढ़ना है। संस्कृत हमेशा कोशिश करोगे लिख लिख के याद करने की कोशिश करोगे, और बोल के पढ़ के याद करने की कोशिश करना। आप आपको रीड करके पढ़ के नहीं याद करोगे तब तक ये आपको संस्कृत याद नहीं होने वाला है। आपको हमेशा कोशिश करना है कि पढ़ के, और आप ग्रुप स्टडी करोगे तो बेटर रहेगा। डिस्कसिंग करके जब याद करोगे तो ज़्यादा याद होगा। अदरवाइज आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करोगे और मन ही मन पढ़ने लगोगे तो ये याद नहीं होने वाला। आपको मुंह खोल कर याद करना पड़ेगा, बोल के याद करना पड़ेगा, और लिख लिख के याद करना पड़ेगा। ये जो महर्षि सूत्र है, 14 महर्षि सूत्र है, इसको हमें भी याद करने में लगभग 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि ये जो उच्चारण ही नहीं हो पाता है। ये लिखा क्या है, आयुड लिरिक एवड एवच हैवरट लर्ण एमंगनम झवय घड़दश जब घड़दश खप छट चट तब कपय शशर हल। ये आपको पूरा रट्टा मारना है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। आप शुरू का एबीसीडी है, इसको याद ही करना पड़ेगा। इसको याद किए बिना आपका कुछ काम नहीं बनने वाला है। तो याद कर लीजिएगा इसको। आयुर लिरिक एवं एवं हैवरट लड़ एमंगनम जवय गड़दश जब गड़दश कप छट चट तब कपय शशर हल याद करने हैं। इसी तरह से सबसे पहला चैप्टर संस्कृत वर्ण का है। इसमें क्या है कि जो स्वर है, जैसे कि आपको पता है एबीसीडी में वोवेल्स होते हैं, वही इसको स्वर कहते हैं। स्वर राजंती इति स्वरा, ये आपको पढ़ना है। जो बिना किसी अन्य ध्वनि के साथ सहयोग से बोली जाए वो आपका स्वर कहलाता है। मतलब कि जब भी आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो वो आपको सिर्फ इसी के वही वर्ड सुनाई देगा, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड सुनाई नहीं देगा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये सिंगल वर्ड है, इंडिपेंडेंट है ये। जैसे कि आ ई उ, ये आपको सिंगल वर्ड है, इसको बोलने के लिए किसी और भाषा की और वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि व्यंजन में क्या है कि यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होता है, यहाँ पर बोलने के लिए स्वर व्यंजन का भी यूज किया जाता है। जैसे कि का में खाली सिर्फ का नहीं आ रहा है, का के बाद आ भी आ रहा है। जैसे कि ये होता है ओनली सिंगल वर्ड, लेकिन का के साथ आप प्लस अ जोड़ रहे हो तभी जाके आपका का उच्चारण हो रहा है। तो ये आपके क्या हो रहा है कि स्वर व्यंजन की यूज किया जाता है, स्वर स्वर यूज किया जाता है व्यंजन को उच्चारण करने के लिए। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू बनेंगे, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले आपने पढ़ लिया कि कौन कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आ रहा है, कौन सा एमसीक्यू किस में एमसीक्यू आ रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर से आपका एमसीक्यू बनेगा। एमसीक्यू बनेगा तो यहाँ पर एमसीक्यू में क्या क्या बन सकता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। जैसे कि इन स्वरों को अच भी कहते हैं, तो ये एमसीक्यू बन सकता है। स्वरों को और भी क्या नाम से जाना जाता है, अच के नाम से जाता है। अच्छा, अच क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अच ये है प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार क्या होता है मैं आपको बता दूं, यही महर्षि सूत्र से ही आपको प्रत्याहार बनाने होते हैं। बहुत सारे प्रत्याहार होते हैं, टोटल 41 प्रत्याहार होते हैं। तो यहाँ पर अच प्रत्याहार जो होता है, ये पहला अक्षर का आ लिया जाएगा पहला सूत्र का, और लास्ट वो इसके चा इसका चा लिया जाएगा, तो आ चा, ये बन गया अच प्रत्याहार। इसमें क्या है कि इन सभी अक्षर को हटा दिया जाता है, मतलब कि इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। प्रत्याहार में क्या होता है, मिनिमाइज किया जाता है। तो आ और चा को मिला दिया तो हमने अच प्रत्याहार कह दिया, बाकी शब्द इसी में आ जाएंगे। अगर अच कह दिया तो ये मान के चलिए कि इतने इसमें जितने भी वर्ड है, ये जो जितने भी वर्ड है आयु लिरिक एवड एवज
ये सारे आ ई उ री लिरी ए ओ और ए औच, ये सारे वर्ड आपका अच प्रत्याहार में आ जाएगा, अच में आ जाएंगे, तो ये स्वर प्रत्याहार है। और लास्ट के अड़ा का ला, ये अड़ा का अणगा, ये सारे जो हलंतम है इसका लोप हो जाता है, ये इसको हटा दिया जाता है, तो ये आपका अच प्रत्याहार है। इसके बाद वही ऐसे ही आप हा से लेकर ला तक, ये आपका हल प्रत्याहार है। यहाँ हा और ला, बाकी के सारे वर्ड मिनिमाइज कर दिए गए, इसको हटा दिया गया और लास्ट के वर्ड को हटा दिया जाता है। लास्ट के वर्ड जो है ये आपका इत प्रत्याहार होता है, इत होता है, इत की लोप हो जाती है, हमेशा हमेशा लोप हो जाती है, तो वो आपको लोप कर देना है। उसके बाद हा और ला को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हल प्रत्याहार हो जाएगा। वही व्यंजन में इसको हल प्रत्याहार भी कहते हैं, व्यंजन को हल भी कहा जाता है, और इनकी संख्या 33 होती है। ये एमसीक्यू बनेगा, ये एमसीक्यू बनेगा, ये एमसीक्यू बनेगा, ये एमसीक्यू बनेंगे। ऐसे ही अब महर्षि सूत्र में 14 सूत्र होते हैं, ये एमसीक्यू बनेगा, ये एमसीक्यू बन सकता है, और इसको पढ़ने हैं, यही आपका जो है मेन काम आएगा। इसको रट रट कर, मतलब कि लिख लिख कर याद करना है, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। जब भी आप मिस्टेक कर दोगे तो ये प्रत्याहार बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रत्याहार कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया कि पहला वर्ड लेंगे कोई भी, इसके बाद आप लास्ट वर्ड लोगे। कैसे, फर्स्ट चैप्टर में आपको प्रत्याहार पढ़ने हैं इसी तरह से। अब से इसमें क्या है कि उच्चारण स्थानानी भी है, उच्चारण स्थानानी कहाँ से कौन सा वर्ड निकल रहा है, हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उपलुत स्वर। हृस्व स्वर जिसको बोलने में कम टाइम लगता है, केवल एक मात्रा का टाइम लगता है, जैसे कि आ, आपको बोलने में सिर्फ एक टाइम लग रहा है, इसकी संख्या 5 होती है, ये एमसीक्यू बन सकता है। इसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में जिसके बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, उच्चारण काल के लिए ज़्यादा टाइम लगे, 2 गुना टाइम लगे, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ, री, ये है। इसके बाद प्लुत स्वर जिसको बोलने में 3 टाइम लगता है, यहाँ पे दीर्घ का आ को 3 बार उच्चारण करेंगे तो प्लुत स्वर कहलाएगा। वही व्यंजन में भी व्यंजन के 3 भेद होते हैं, यहाँ पर स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्मा। स्पर्श में जस्ट टच किया होगा, जो जिह्वा है आपका, जिह्वा किसी मुख के किसी भी पार्ट को टच करे उसको स्पर्श से उस स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्थ मतलब इंटरनली कोई आवाज निकल रहा है, जो आपके मुंह से नहीं, जिह्वा से नहीं, अंदर से जो आवाज निकल रहा है, जैसे कि ओम उच्चारण करते तो ओम, जो जिह्वा टच नहीं हो रहा है, लेकिन आपका टच, आपका आवाज तो साउंड तो कर रहा है, वो इंटरनली आवाज निकल रहा है। वहीं ऊष्मा क्या होता है, कहीं पे भी फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण जो आवाज निकलती है उसे ऊष्मा कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, उच्चारण स्थानानी। इसके बाद आपको कौन सा वर्ड कहाँ से निकल रहा है ये भी याद करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका कंठ से कोई साउंड निकल रहा है, उर का कंठ मतलब थ्रॉट होता है, सिर आपको पता है मूर्धा सिर, और जिह्वा, जिह्वा मतलब टंग होता है, दंत टीथ होता है, नासिका नोज, नोज से निकलने वाला, तालु पैलेट, पैलेट से निकलने वाला जो साउंड है, वो सारे उच्चारण कहाँ कहाँ से उच्चारण निकलते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको ये श्लोक याद करने पड़ेंगे, अकु विसर्जनीय कंठा, इच्चुशानम तालु, ऋतुशानम मूर्धा, नितुलशानम दंता, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगे। और कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये सारे डायग्राम से भी आप देख सकते हो। ओठ से आपका कंठ, ओ से ओ निकलता है, ये सारे डायग्राम में इस बुक में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें एमसीक्यू भी दिया गया है, एमसीक्यू भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये बुक जो अच्छी बुक है, इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा सर सेकंड चैप्टर जो होगा संज्ञा प्रकरण होगा, इसमें क्या है कि आपको संज्ञा पढ़नी है, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा था, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस एटसेट्रा एटसेट्रा, राम श्याम, वो पढ़े थे। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी पढ़ने हैं। सम प्लस ज्ञा है, कोई सही अर्थ का ज्ञान कराने वाले को ही संज्ञा कहते हैं। ऐसे राम श्याम यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारे संज्ञा होंगे, संयोग संज्ञा होगा, इसके बाद संहिता संज्ञा होगा, आदिरंत्यन संहिता, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर मेनली आपको वृद्धि संज्ञा, ये सारी संज्ञा पढ़नी पड़ेगी, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका उपसर्ग, उपसर्ग टोटल कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। ये पूरा 22 के 22 उपसर्ग नाम याद होने चाहिए। प्रा प्रा अप, सम अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, अंग, नि, अधि, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, उप, ये 22 नाम आपको याद होने चाहिए। इसी के बेसिस पे आपका जो एमसीक्यू बनेगा, तो यहाँ से आपका 5 मार्क्स का एससीक्यू बनेंगे, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर के लिए तैयार करके रखना पड़ेगा। उपसर्ग में क्या होता है कि पहला जो वर्ड है, मतलब कि जो भी वर्ड होंगे उससे पहले कुछ भी जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ चेंज हो जाए, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि प्रभवती, प्र प्लस भवती प्रभवती। उपसर्ग क्या होता है कि पहले कोई जो वर्ड जोड़ जाए किसी भी मेन वर्ब में, एड वर्ब में कोई भी उपसर्ग, कोई भी वर्ड जुड़ जाए तो वहां पर जो उसका अर्थ है वो चेंज हो जाता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे उपसर्ग है जो पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका अव्यय, अव्यय में क्या होता है कि यहाँ पर जो
जो पद तीनों लिंग, मतलब लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंग, विभक्तियाँ, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, अष्टमी, ये सारी विभक्ति होंगी, सभी वचन हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सब में जो समान रहे वो अव्यय कहलाता है। अव्यय में आप देख सकते हो चा है, चा जिसमें कि और हमेशा सब में सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कोई उसका वर्ड चेंज हो जाएगा, चा हमेशा चा ही रहेगा, उसका कोई उसमें कोई वर्ड चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। अपी है, अपी का अर्थ होता है भी। यहाँ पर ऐसे ही देख सकते हो, इन सभी को आप पढ़ने पड़ेंगे ऐसे अन्वय में। इसके बाद कारक प्रकरण का वेटेज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 15 मार्क्स का प्रकरण रहेगा। इसमें एक शॉर्ट आंसर, एक लॉन्ग आंसर रहेंगे, तो ये भी आपको पढ़ने होंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये तो पूरा याद करना पड़ेगा। ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पेपर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसी के बेसिस पे आपको पूरा ये चैप्टर रहने वाला है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका संधि वाला, संधि भी आपको याद करने पड़ेंगे। संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बिल्कुल बेसिकली अगर बताया जाए तो संधि में क्या है कि ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली है। यहाँ पर जितने भी सूत्र यूज़ किए जाएंगे, इसको यूज़ करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पर सब कुछ जो भी है मैथमेटिकल टाइप का है। यहाँ पे सूत्र यूज़ करेंगे तभी आपको कोई नया वर्ड बना पाएंगे। सूत्र, अच्छा, संधि 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं, वैसे व्यंजन संधि भी और सारे प्रकार के होते हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसी का डिवाइडेशन है। इसमें भी बहुत सारे पढ़ने चाहिए, इसमें भी पढ़ना पड़ता है। बट यहाँ पर जो है एकदम अकॉर्डिंग टू आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, और सूत्र लगाकर यूज़ करेंगे तो ये आपको सारे वर्ड बन जाएंगे। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही और सारे सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना है। समास भी पढ़ना है, समास भी बहुत अच्छा, मतलब स्कोरिंग वाइज है, तो इसको भी याद करना पड़ेगा। यहाँ पर समास में बहुत चीज़ें समझने वाली है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको संस्कृत पढ़ने हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो।